एक तरफ थे 27 यूरोपीय देश जिनका साथ मिलकर बना एक ताकतवर संगठन, और दूसरी ओर अकेला रूस जो पूरी दुनिया के राजनीतिक नक्शे पर डटा खड़ा था। पश्चिमी देशों ने मिलकर एक ऐसी आर्थिक जाल बिछाई थी जिसमें फंसकर रूस की अर्थव्यवस्था का दम घुट जाए और व्लादिमीर पुतिन को आखिरकार झुकना पड़े। जब रूस पर 18वां और अब तक का सबसे भयंकर आर्थिक प्रतिबंध लगाया गया, तब दुनिया भर में यही माना जाने लगा कि अब पुतिन का अंत नजदीक है। मगर एक बात शायद पश्चिम ने नहीं सोची थी, भारत। वो वक्त जब रूस चारों ओर से घिर चुका था, उस कठिन घड़ी में भारत एक मजबूत ढाल बनकर सामने आया, एक ऐसा दोस्त जिसने हर साजिश को नाकाम कर दिया। भारत ने न केवल इन प्रतिबंधों को खुलकर चुनौती दी, बल्कि पश्चिमी देशों की दोहरी नीति को भी दुनिया के सामने बखूबी उजागर कर दिया। यह कहानी केवल तेल की खरीद फरोख्त की नहीं है, यह कहानी है एक आत्मविश्वास से लबरेज भारत की, जो अब दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद करता है। अब भारत सिर्फ बैठकर तमाशा देखने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि वह खुद फैसले लेने वाला एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया है। हमने देखा कि यूरोपियन यूनियन ने रूस के खिलाफ 18वां प्रतिबंध पैकेज जारी किया। यह कोई साधारण कार्रवाई नहीं थी, यह रणनीति रूस की रीढ़ की हड्डी यानी उसकी अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए बनाई गई थी। सबसे बड़ा हमला उस हिस्से पर था जहां से रूस को सबसे ज्यादा कमाई होती है, तेल निर्यात, और यही कमाई रूस को अब तक यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने का सामर्थ्य देती रही है। इस बार जो सबसे कठोर कदम उठाया गया वह था रूसी कच्चे तेल पर एक नया मूविंग प्राइस कैप। इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो अब रूस को अपना तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत से 15% कम दाम में बेचना होगा। इसका सीधा असर ये होगा कि उसकी आमदनी में भारी गिरावट आएगी, यानी पुतिन को आर्थिक तौर पर घुटनों पर लाने की साजिश अब खुलेआम की जा रही थी। लेकिन जो लोग यह समझ रहे थे कि रूस अब अकेला है, उन्होंने भारत की भूमिका को कम आंका। भारत ने न सिर्फ रूस से तेल खरीदा, बल्कि उसे अपने देश में रिफाइन करके दूसरे देशों को बेचना भी शुरू किया, और वह भी पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय कानूनों और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत। यह सिर्फ रणनीति नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक चाल थी जिसमें भारत ने दिखा दिया कि अब वह दबावों में नहीं आने वाला। वह अपने हितों की रक्षा करना जानता है, और अगर कोई उसके दोस्तों पर हमला करेगा तो वह चुप नहीं बैठेगा। यही वजह है कि आज भारत का नाम उस लिस्ट में नहीं आता जो पश्चिम की उंगली के इशारे पर चलती है, बल्कि अब नई दिल्ली से निकलने वाली आवाजें वॉशिंगटन और ब्रसेल्स की गलियों में गूंजती हैं। यूरोपीय देशों ने इस बार रूस पर वार करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। उनके निशाने पर न केवल ऊर्जा क्षेत्र था, बल्कि रूस के पुराने तेल टैंकर और यहाँ तक कि उसकी खुफिया एजेंसी से जुड़े अधिकारी भी इस जाल में फंसा दिए गए। इस बार उन्होंने अपने दायरे को और बढ़ाते हुए भारत को भी घसीटने की कोशिश की। जब भारत में स्थित रूस की रोसनेफ्ट कंपनी के स्वामित्व वाली वाडिनार रिफाइनरी को भी प्रतिबंधों की सूची में शामिल किया गया, तब यह बात और साफ हो गई कि यह हमला सिर्फ रूस तक सीमित नहीं है। यह कोई सामान्य आर्थिक प्रतिबंध नहीं था, यह एक बहुपक्षीय हमला था, एक ऐसी चाल जिसका मकसद था रूस को दुनिया के मंच पर पूरी तरह से अलग थलग कर देना। यूरोपीय संघ को पूरा यकीन था कि 18वें प्रतिबंध के बाद पुतिन की रणनीति दम तोड़ देगी और रूस घुटनों के बल आ जाएगा। मगर वो शायद भूल गए थे कि दुनिया अब वैसी नहीं रही। जैसे ही भारत ने इस मैदान में प्रवेश किया, पूरी तस्वीर ही बदल गई। भारत ने सिर्फ मौन समर्थन नहीं दिया, बल्कि वह बोल उठा पूरे आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ। जब दुनिया चुप थी, तब भारत ने अपने दोस्त के लिए आंधी की तरह खड़े होने का निर्णय लिया। भारत ने इस नाटकीय प्रतिबंध योजना की कड़ी आलोचना करते हुए इसे खुलेआम पाखंड और दोहरा मापदंड बताया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर का बयान आया और उसने पश्चिम के चश्मे से दिख रही दुनिया की असलियत उजागर कर दी। उन्होंने साफ कहा कि भारत किसी भी प्रकार के एक तरफा प्रतिबंधों के पक्ष में नहीं है और ऊर्जा व्यापार में दोहरा रवैया नहीं चल सकता। हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा है। यह केवल एक राजनयिक वक्तव्य नहीं था, यह था पश्चिमी दुनिया के चेहरे से नकाब उतारने वाला तमाचा। भारत ने दो टूक शब्दों में यह भी कह दिया कि अगर यूरोप के देश अब भी रूस से गैस और तेल ले रहे हैं, जैसे कि स्पेन और बेल्जियम, तो फिर भारत को नैतिकता की सीख देने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। भारत की यह नीति अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है। हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले। हमारी विदेश नीति अब उस पुराने दौर से बाहर निकल चुकी है जब हम पश्चिम की हर बात सिर झुकाकर मानते थे। अब हमारा रास्ता हमारे अपने हितों से तय होता है, किसी और की धमकी या चिंता से नहीं। पश्चिमी देशों को तकलीफ आखिर है क्या? उन्हें क्यों भारत का रूस से तेल लेना इतना खल रहा है? उनके कथन के अनुसार जो पैसा भारत रूस को तेल खरीदने के लिए देता है, उसी डॉलर की मदद से
रूस यूक्रेन में युद्ध लड़ रहा है। उनका मानना है कि भारत की यह खरीदारी रूस को आर्थिक रूप से ताकतवर बना रही है। लेकिन भारत ने इस तर्क को नकारते हुए बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। यह वही नया भारत है जो सिर्फ सुनता नहीं, जवाब भी देता है, और उस जवाब में अब ताकत की गूंज होती है। भारत को फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके 140 करोड़ लोगों को सस्ती, भरोसेमंद और स्थिर ऊर्जा मिलती रहे, और यह ऊर्जा जहां से भी मिले भारत उसे लेने में संकोच नहीं करेगा। यह कोई खोखला दावा नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जिसे भारत ने जमीन पर उतार कर दिखाया है। 2022 में जब यूक्रेन संकट की शुरुआत हुई, उससे पहले रूस से भारत की तेल खरीद बेहद मामूली थी, लगभग शून्य के बराबर। लेकिन हालात बदले और आज तस्वीर पूरी तरह उलट चुकी है। अब भारत हर दिन 10 लाख बैरल से भी ज्यादा कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, और यह तेल भारत को रियायती दरों पर मिल रहा है, डिस्काउंट पर, जिससे न केवल देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं, बल्कि घरेलू महंगाई पर भी लगाम लगाने में सहायता मिल रही है। ये कोई सामान्य व्यापार नहीं था, बल्कि भारत का वो मास्टर स्ट्रोक था जहां उसने वैश्विक संकट को एक रणनीतिक अवसर में बदल डाला। अब भारत इस तेल युद्ध में एक तमाशबीन नहीं, बल्कि एक निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। वह अब न किसी के इशारे पर चलता है, न किसी के फैसलों का गुलाम है, लेकिन जो असली लड़ाई है वो तो पर्दे के पीछे चल रही है। यह केवल तेल या प्रतिबंधों की कहानी नहीं है, असली टकराव है अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार से। सालों से पूरी दुनिया का ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता रहा है। यही डॉलर अमेरिका को वो ताकत देता है कि वो किसी भी देश को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दे। मगर अब भारत और रूस ने इस व्यवस्था को सीधी चुनौती दे दी है। दोनों देशों ने मिलकर जो तंत्र खड़ा किया है उसे कहा जा रहा है रुपया रूबल मैकेनिज्म। इसके जरिए भारत अब रूस को तेल के लिए डॉलर में भुगतान नहीं करता, बल्कि भारतीय रुपयों में ही भुगतान किया जाता है। वहीं रूस भी भारत से सामान खरीदने के लिए रूबल का इस्तेमाल करता है। यह दिखावटी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक क्रांति है, एक ऐसा हथियार जो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन पश्चिम की वित्तीय संरचना की जड़ें हिला रहा है। इससे न केवल भारत की डॉलर पर निर्भरता घटती है, बल्कि अमेरिका के प्रतिबंध भी अप्रभावी हो जाते हैं। यह एक चुपचाप किया गया आर्थिक विद्रोह है, जिसमें किसी नारेबाजी की जरूरत नहीं, लेकिन उसका असर दूर तलक जाएगा। इस पूरी रणनीति का मकसद सिर्फ तात्कालिक लाभ नहीं है। भारत की सोच लंबी रेस की है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के साथ साथ आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में यह एक निर्णायक कदम है, और यही है भारत की मल्टी वेक्टर नीति, जिसमें हर मोर्चे पर एक साथ चतुराई से और आत्मबल के साथ कदम बढ़ाया जा रहा है। आज का भारत किसी खांचे में बंधने वाला देश नहीं है। अब वो द्वार गया जब देश की विदेश नीति किसी एक ध्रुव पर टिके रहती थी। अब जो भारत है वो एक साथ कई दिशाओं में अपनी कूटनीति चलाता है, और वो भी इस अंदाज में कि दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिक जानकार भी हैरान रह जाते हैं। भारत ने यह बखूबी साबित किया है कि एक देश एक साथ कई मोर्चों पर संतुलन कैसे बनाए रख सकता है। जरा सोचिए, एक तरफ रूस का सबसे करीबी मित्र बनकर उसके साथ मजबूती से खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से अपने अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदों को अंतिम रूप दे रहा है। एक ओर रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम और कच्चा तेल सस्ते दामों पर खरीद रहा है, और दूसरी ओर फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान और अमेरिका से हाईटेक ड्रोन का सौदा भी कर रहा है। यह है भारत की एक साथ कई निशानों पर वार करने वाली वह नीति, जिसमें हर कदम रणनीति से उठाया जाता है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साफ कर दिया है कि उसका कोई भी रिश्ता दूसरे रिश्ते पर निर्भर नहीं करता। हमारे फैसले सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय हितों से तय होंगे, किसी और के दबाव या नाराजगी से नहीं। और यह जो नीति है वो सिर्फ रूस के साथ दोस्ती निभाने के लिए नहीं है, यह एक कड़ा और स्पष्ट संदेश है उन देशों के लिए भी जो भारत को किसी भी प्रकार से दबाने की भूल कर बैठते हैं, खासकर चीन और पाकिस्तान। जब 12 देशों वाला पश्चिमी गठजोड़ भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बना रहा था, तब भी भारत टस से मस नहीं हुआ। उसने साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकताएं, उसकी जरूरतें और उसके फैसले खुद भारत तय करेगा, किसी और की मर्जी से नहीं। तो फिर यह उम्मीद करना कि भारत चीन या पाकिस्तान जैसे देशों के दबाव में आ जाएगा, ना समझी से कम नहीं। यह भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का वह चेहरा है जो अब अपने विरोधियों के लिए डर का दूसरा नाम बन चुका है। यह अब का भारत है, लेकिन इस बार यह केवल निष्पक्ष खड़ा रहने वाला भारत नहीं है, बल्कि एक संतुलनकारी ताकत बन चुका है। एक ऐसा देश जो खुद तो जंग में शामिल नहीं होता, लेकिन अपने सामरिक और आर्थिक प्रभाव से युद्ध के समीकरणों को नियंत्रित करता है। अब सवाल यह है कि जब भारत इतनी मजबूती से अपने रुख पर डटा हुआ है, तो क्या अमेरिका और यूरोप उसे झुकाने की कोई नई चाल चलेंगे?
क्या वो भारत पर भी प्रतिबंध लगाने की हिम्मत करेंगे? और भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए आगे क्या क्या बड़ा कदम उठाएगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले समय में सामने आएंगे, लेकिन एक बात तय है, भारत अब वह मुल्क नहीं जो दबाव में आकर झुक जाए। और यही नई सोच है जो हर भारतीय के भीतर गर्व की एक नई लहर पैदा करती है। तो आपको क्या लगता है, क्या यह भारत की आजाद सोच का प्रतीक है? क्या यह रास्ता हमें आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बनने की ओर नहीं ले जा रहा? आपकी राय जरूर बताइए कमेंट में।